हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही स्वागत है हमारी इस प्री के करस कोर्स में, जिसके अंतर्गत आपको हिस्ट्री के अब तक 5 वीडियो हमारे हो चुके हैं। अब छठा वीडियो जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री पर ही कवर करेंगे अब तक, और इसके अलावा बहुत हमारे और वीडियो है जो लगातार आएंगे। इस वीडियो के अंतर्गत आपको मॉडर्न हिस्ट्री की चीज़ें भी शुरुआत की जाएंगी और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और ये वीडियो आपके इस टॉपिकों का रिवीजन करवाएगा, आपकी समझ विकसित करेगा। और एटलीस्ट देखो, ये एक क्रैश कोर्स है, लेकिन इसमें आपको एक समझ तो बढ़ जाएगी कि हमें पढ़ना क्या है और किस तरीके से पढ़ना है, और जो चीज़ आपने पढ़ी है उसका रिवीजन किस तरीके से करना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इन वीडियो को देखते टाइम आप हमारे नोट्स और इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व करना चाहिए, जिसमें हमारे घटना चक्र की सीटें चल रही है उसको सॉल्व करना चाहिए, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चनों को सॉल्व करें। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्वेश्चन पढ़ने से कुछ नहीं होता, हमें सॉल्व करना और एग्जामिनेशन हॉल में हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें। स्पेशली प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्टों को थोड़ा रिवीजन जरूर करें, क्योंकि इनमें हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। ये वीडियो आपके लिए स्टेट पीसीएस, यूपीएससी सभी एग्जाम में हिस्ट्री से आने वाले क्वेश्चनों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर किया जाए, ताकि उन लोगों को हेल्प मिले जो दूर दराज के क्षेत्र में रहते हैं और कोचिंग नहीं कर सकते। उनके लिए ही हमारे द्वारा सीरीज चलाई जा रही है, ताकि उनको निःशुल्क रूप से सहायता मिले। और आप सभी से निवेदन है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जितने भी चैनल हैं, मतलब जितने भी आप सोशल मीडिया से जुड़ी हुई चीज़ें जहाँ शेयर करें, क्योंकि वैसे आप बहुत सारी चीज़ें शेयर कर देंगे, पर आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता लगे और ज़्यादा लोगों को इसके बारे में फायदा हो। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक ये वीडियो जरूर देखें। आप सभी से इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए हमारी ये उम्मीद है कि आप अंत तक देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर करेंगे। थैंक यू। हम इस रिवीजन की श्रृंखला में हमने अभी तक मॉडर्न मतलब एंसेंट और मिडाइवल का जितना विद इन टाइम हम पे हुआ उतना कोशिश की। अगर टाइम बचेगा तो हम कुछ फैक्ट और दे देंगे लास्ट में, लेकिन अभी इतना टाइम के हिसाब से जितना उपाय दे दिया। अब थोड़ा सा सवाल हम आधुनिक भारत से देखते हैं। आधुनिक भारत में मुगल काल का पतन और उसके बाद ब्रिटिश कंपनी यहाँ पर आती है, मतलब यूरोपियन कंपनियाँ का आगमन होता है। अलग अलग यूरोपीय के सबसे पहले आते हैं, आपको पता है, पुर्तगाली। पुर्तगाली के बाद आते हैं डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। ये कंपनियां भारत में आती है। फ्रांसीसी कंपनियां सबसे लास्ट में आती है और सबसे लास्ट में जाती हैं। आपको पता है 1961 में गोवा छोड़ दी जाती है। और इसके अंतर्गत जो अगर पुर्तगाली की देखें, पुर्तगाली में आपको पता है सबसे पहले 1498 में वास्को ड गामा आए थे यहाँ पर, और वास्को ड गामा कालीघाट के बंदर पाए। और जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने बात जो अपॉर्चुनिटी देखी व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि काली यूरोप यहाँ को पता है कल्चर में जो मसाले हैं उनका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो काली मिर्च जैसे गोला बारूद मसाले में बहुत, मतलब यहाँ पर जो काली मिर्च है वो बहुत बड़ी मात्रा में होती थी दक्षिण भारत में। तो यहाँ से ले जाने के बाद उसको बड़ी मात्रा में लाभ हुआ और उसको देखे देखे अन्य लोग भी आने लगे। इस तरीके से डच लोग, पुर्तगाली लोग आए। पुर्तगाली लोगों ने आकर के यहाँ पर पहले अपना शासन स्थापित किया, और जो पूरा जो ये अरब हिंद महासागर एरिया है इस पर एक तरह से उन्होंने कंट्रोल कर लिया। काफ़ी दिनों तक उनका कंट्रोल भी रहा, और इसमें उन्होंने अपने जब उनका क्षेत्र पर नियंत्रण हो गया तो उसमें एक उन्होंने पॉलिसी लेकर के आए थे, एक नीति बनाई कॉर्टेज। कॉर्टेज में ये था कि चूंकि उनका पूरे हिंद महासागर पर स्वामित्व का एकाधिकार था, तो उनका था कि कोई भी जहाज़, चाहे वो भारतीय जहाज़ हो या अरबी जहाज़ हो, उनको इस एरिया से निकलने के लिए एक परमिशन लेनी पड़ती थी पुर्तगालियों से। उसी परमिशन को जो सिस्टम था उसे ही कॉर्टेज सिस्टम बोलते थे। पुर्तगालियों ने बहुत काम किए, लेकिन पुर्तगालियों के देन क्या है ये पीसीएस के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हालांकि पुर्तगालियों का अगर हम पढ़ोगे तो इसके बाद फ्रांसिस दी अल्बुकर, फ्रांसिस दी अल्मीडा, कान, ये कई इनके गवर्नर आए, इन्होंने शासन स्थापित किया। लेकिन इनके अंतर्गत जो पुर्तगालियों के अंतर्गत जो सबसे बड़ा इनकी अगर हम देखें यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट की दृष्टि से, तो वो है पुर्तगालियों की भारत को देन। तो वही मैंने लिया। हालांकि वो चीज़ तो आपने पढ़ ली होगी कि क्या क्या बुबर्क ने क्या किया, फ्रांसिस दी अल्मीडा ने क्या किया, वो चीज़ आपने देखा होगा। लेकिन पुर्तगालियों की देन देखें तो भारत का जापान से जो व्यापार है इन्होंने ही सबसे पहले कनेक्ट किया। भारत का जापान के साथ व्यापार है इन्हीं के द्वारा। सॉरी। कुल मिलाकर के
वाणिज्यिक पूंजीवाद के अंतर्गत जो इनकी 4 नीतियाँ रहेंगी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक और सांस्कृतिक, वो मैं बता देता हूँ। उनसे आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि ब्रिटिश की जो वाणिज्यिक चरण वाली जो नीति थी, ये 1757 से लेकर के 1813 के बीच में रही, और इसमें इनका एक उद्देश्य आपको देखने को मिलेगा। उद्देश्य देखो क्या था, अधिकतम रूप से राजस्व का संग्रह करना, ताकि एक बड़ा भाग भारतीय व्यापारियों से निवेशित किया जा सके। देखो राजस्व का संग्रह, देखो अब ये क्या करेगा, इनका उद्देश्य था कि भारतीय व्यापार में निवेश करके उनसे वस्तुएं खरीदें। लेकिन वस्तुएं खरीदने के लिए इनके पास 2 चीज़ थी, या तो यूरोप से कुछ चीज़ लेके आए, सोना चांदी, जो भारतीय मार्केट में दे और वहाँ से वस्तु खरीदे। तो यूरोप के शासक ने ये चीज़ें, तो वहाँ के ब्रिटेन के शासक ने मना कर दिया, भाई यहाँ से चांदी तुम मत ले जाओ, क्योंकि ये तो हमारे भंडार के लिए चाहिए। तो फिर उन्होंने क्या किया कि क्यों ना हम थोड़ा बहुत राजनीतिक कंट्रोल कर लें। इससे क्या कि यहीं से राजस्व कमाएंगे और उस राजस्व का प्रयोग यहाँ से वस्तु खरीद में करेंगे, फिर वस्तु खरीद करके यूरोप में ले जाएंगे और व्यापार कमाएंगे अन्य देशों में बेच करके। ये इनका उद्देश्य था। तो इस दौरान इनकी जो नीतियाँ थी वो देखना। राजनीतिक नीति इस दौरान इनको जो वाणिज्यीकरण के चरण में रहेंगी वो रहेगी कि घेरे की नीति, अर्थात शत्रु राज्य को मित्र राज्य के साथ घेरना, खुद डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करेंगे, डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं करेंगे, डायरेक्ट सैनिक कार्रवाई नहीं करेंगे। तो क्या करते थे ये, इस नीति के अंतर्गत 2 राज्य शत्रु राज्य, तो इसमें मान लो एक छोटा राज्य और एक बड़ा राज्य, तो ये क्या करते थे, छोटे राज्य का सहयोग करते थे और फिर बड़े राज्य को पराजित करते थे, और जैसे बड़ा राज्य पराजित होता था छोटे राज्य को वैसे ही दबा देते थे, और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से इनका वहाँ पर कंट्रोल हो जाता था। उसका शासन करना, सेना चलाना उस राज्य के जो राजा होता था उसके ऊपर लाद देते थे, और उससे निश्चित मात्रा में क्षतिपूर्ति लेकर के अपने रेवेन्यू कमाते थे, और इस रेवेन्यू से भारतीय मार्केट से वस्तु खरीदते थे और यूरोप के मार्केट में जाकर के उसको बेच देते थे। इस प्रकार से इन्होंने अपनी इस नीति में राजनीतिक नीति अपनाई। प्रशासनिक नीति अपनाई तो कुछ परिवर्तनों के साथ इन्होंने मुगल ढांचे का जो प्रशासन था उसी को बनाए रखा, यानी कि न्यायिक व्यवस्था में ज़्यादा बदलाव नहीं किया। अभी भी मुगल काल की जो न्याय व्यवस्था है वो चल रही। क्यों बदलाव नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इनको बदलाव करना है तो खर्चा तो करना ही पड़ेगा, और ये खर्चा करने के बिल्कुल मूड में नहीं थे। आर्थिक नीति है तो आर्थिक नीति में हस्तशिल्प उद्योगों का पतन तथा धन निकासी बहुत बड़ी मात्रा में हुई थी वाणिज्यिक चरण में। क्यों, क्योंकि इसलिए हुई क्योंकि ये बाहर से देखो कैसे होगी धन निकासी ज़्यादा। देखो अगर मान लो वस्तु है, इनकी खरीदारी कर रहे हैं, तो खरीदारी करने के लिए इनको रुपया चाहिए, मतलब धन चाहिए, तो ये धन भी भारत से ले रहे हैं, ठीक है। तो ये भारत का धन यहाँ से खरीद करके फिर ये ब्रिटेन में जा रहा है और वहाँ ये लाभ कमा रहे हैं। तो यहीं से खरीद कर वस्तु ले जाते थे और सब वस्तुओं को बेच करके लाभ कमाते थे। तो इस तरीके से भारत का धन है ज़्यादा। और जब ये हस्तशिल्प उद्योगों का इसलिए पतन होने लगा क्योंकि जो धन निकासी बहुत ज़्यादा हो गई, तो फिर धीरे धीरे उनकी डिमांड कम होने लगी। और सामाजिक नीति में क्या रहेगी, इनका भारत के बचते सामाजिक ढांचे में कोई बदलाव करने का प्रयास नहीं रहेगा। अर्थात क्यों बेखाम हस्तक्षेप करेंगे, क्योंकि हस्तक्षेप करके किसी भी तरह से भारत की जो बुद्धिजीवी वर्ग या जो रूढ़िवादी वर्ग है उसको एक तरह से खपा नहीं करना चाहते। और सांस्कृतिक नीति या प्राच्यवाद की नीति का अगर देखेंगे तो उस पर इन्होंने बल दिया। प्राच्यवाद पर बल देने का मतलब है इन्होंने कहा था कि सांस्कृतिक नीति के अंदर कि भारतीय संस्कृति से ही इन पर शासन किया जाए। इसलिए ध्यान रखना ये मुगल कानून है, मुगलों की जो शरिया है उसी के आधार पर या उनमें थोड़ा बहुत बदलाव करके उन्हीं के आधार पर उन्होंने शासन चलाया था। इस दौरान में किस दौरान 1757 से लेकर 1813 में। तो इन चीज़ों में जितने भी युद्ध होंगे, चाहे कर्नाटक से हो, मैसूर से हो, बंगाल का युद्ध हो, जो भी युद्ध हुए उन सभी युद्धों का इनका टारगेट ये था कि रेवेन्यू कमाओ और व्यापार करो और व्यापार में फायदा करो। ये इनका था औद्योगिक वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण। तो इसमें जो दूसरा चरण है औद्योगिक पूंजीवाद के अंतर्गत, वो दूसरा चरण है औद्योगिक पूंजीवाद। क्यों, क्योंकि इस दौरान आपको बताया ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो जाती है। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो जाती है। औद्योगिक क्रांति होने के बाद वो तैयार माल का उत्पादक बन जाता है। अब उनको चाहिए तैयार माल को बेचने के लिए बाजार। तो बाजार के लिए उनको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा क्षेत्र उनके पास जहाँ बाजार बेच सकें। तो इसके लिए उन्होंने अब क्या किया, इस नीति के अंतर्गत अब भारत में इनका उद्देश्य था कि भारत को विनिर्मित वस्तुओं का आयातक तथा कच्चे माल का निर्यातक के रूप में परिवर्तित किया जाए। इसलिए इनको कौन कौन सी नीति अपनाने की जरूरत पड़ेगी। तो राजनीतिक नीति क्या अपनाएंगे, अब राजनीतिक नीति अपनाएंगे 1813 से 1858 के बीच कि साम्राज्य का प्रसार किया जाए और डायरेक्ट जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों को कंट्रोल में लिया जाए। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों को तुम प्रत्यक्ष नियंत्रण में लोगे तो वहाँ पर इनको क्या मिलेगा, बाजार मिलेगा।
और बाजार मिलेगा तो वहाँ वस्तुओं को बाजार भी मिलेगा, साथ में कच्चा माल भी उनको मिलेगा, और कच्चा माल को ले जाएंगे ब्रिटेन में और तैयार माल को इस ब्रिटेन बाजार में बेच देंगे। और इसी दौरान आपने देखा होगा डायरेक्ट कंट्रोल हुआ मराठा साम्राज्य पर, डायरेक्ट कंट्रोल हुआ सिंध पर, डायरेक्ट कंट्रोल अगर आप देखोगे पंजाब पर डायरेक्ट कंट्रोल इसी दौरान हुआ। इसी दौरान पर आप देखोगे झांसी, इसी दौरान अवध, जो नीति अपनाई इन्होंने, जो व्यवगत का सिद्धांत अपनाया, जिसके अंतर्गत ये कहा था कि लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि हमें है वो मुख्य रूप से कैसे भी करके किसी भी स्थिति में अगर कोई व्यवगत के सिद्धांत के अंतर्गत था कि अगर कोई खुद का पुत्र नहीं है तो वो पुत्र को गोद लेकर के उसका उत्तराधिकारी चयन नहीं कर सकता। तो ये राजनीतिक नीति के अंतर्गत उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा राज्य हैं उनको अपने प्रत्यक्ष कंट्रोल में लेना चालू किया। देखो मेरा यहाँ समझाने का मतलब यह है कि अगर एग्जाम हॉल में आया आपको याद भी नहीं रहे तो ऐसे लॉजिक लगा करके सोचना, तो ब्रिटिश ने इस तरीके से अपनी नीति बनाई थी उस टाइम। प्रशासनिक नीति देखोगे तो प्रशासनिक ढांचे बहुत ज़्यादा सुधार इस दौरान देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हो विलियम बेंटिंग के सुधार देख सकते हो, इस दौरान किया विलियम बेंटिंग ने, है ना। इस दौरान आप देख सकते हो विलियम बेंटिंग के सुधार देखोगे, लॉर्ड डलहौजी के सुधार देखोगे, वो सारे लॉर्ड डलहौजी ने यहाँ पर रेलवे का विकास किया, सब कुछ तार का विकास किया और टेलीग्राम का जितना भी डेवलपमेंट है वो सारा इसी प्रशासनिक नीति के अंतर्गत मिलेगा। इसके बाद आर्थिक नीति है। अब इनका आर्थिक नीति का उद्देश्य था कि कृषि का ज़्यादा से ज़्यादा व्यवसायीकरण किया। क्यों? क्योंकि कृषि में उन फसलों का उत्पादन किया जाए जो कच्चे माल के रूप में ब्रिटेन में यूज हो, और इस कारण ध्यान रखना भारत के जो शिल्प उद्योग है उनको बहुत बड़ा धक्का लगा। रेलवे, टेलीग्राफ, डाक इनका विकास हुआ क्योंकि ब्रिटेन की जो व्यापारिक सिस्टम है या उनकी वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचाया जा सके, इसलिए उन्होंने ये चीज़ें डेवलप की। सामाजिक नीति में भी ज़्यादा से ज़्यादा हस्तक्षेप करेंगे क्योंकि अब ब्रिटेन बनाएगा अलग प्रकार की वस्तुएं, और भारतीय लोग थे धोती कुर्ता पहनने वाले, तो वो अब जेंट्स पैंट तो पहनेंगे नहीं। तो इन्होंने क्या रणनीति अपनाई कि क्यों ना भारतीयों को ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो धोती कुर्ता से जेंट्स और पैंट पे आ जाए, और जो रोटी यहाँ बाजरे की रोटी खाते हैं उससे वो पिज़्ज़ा बर्गर पर आ जाए। तो इस प्रकार की जो नीति है इसके लिए उनको शिक्षा की जरूरत पड़ती, और शिक्षा आवे वो अंग्रेजी में दे करके भारतीयों को रंग रूप से तो केवल भारतीय रहे लेकिन मस्तिष्क से उन्हें ब्रिटेन बनाना चाहते थे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं की डिमांड कर सके। सांस्कृतिक नीति इनकी यही थी। सांस्कृतिक नीति में उदारवाद, उपयोगिता, विचारवाद यानी भौतिकतावाद को बढ़ावा देना चाहते थे। भौतिकतावाद को बढ़ावा देकर के इन्होंने क्या किया, भारतीय जो संस्कृति है उसमें बदलाव करना चालू कर दिया। इसी दौरान आपने देखा होगा सती प्रथा को इसी दौरान इन्होंने दूर किया। इसके बाद भारत के सांस्कृतिक सामाजिक सुधारों में बात करेंगे। उनका उद्देश्य ध्यान रखना, इनका कभी नहीं था कि भारत का समाज सुधरे। इनका उद्देश्य था कि भारतीय समाज है वो आधुनिक बन करके भौतिकवादी हो और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटेन की वस्तुओं का आयात करे। तो इस आधार पर इनकी जो नीति है वो इस ब्रिटिश काल के दूसरे चरण के अंतर्गत रही थी। तो आपने एक चीज़ इसमें देखी होगी किस तरीके से ये मुख्य रूप से किस तरीके से ये मतलब वो चीज़ करना चाहते थे। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू पर मैं आपको यहाँ पर प्री के लिए थोड़ा समझाना चाहूँगा। उसके बाद मैं एक एक सुधार जब बताऊँगा इन नीतियों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं आपको जब ब्रिटेन के लॉर्ड विलियम बेंटिंग इनकी रैयतवाड़ी व्यवस्था जो भी व्यवस्था हम पढ़ेंगे उसमें आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। कृषि का वाणिज्यीकरण क्यों किया, व्यापारीकरण क्यों, तो इस दौरान हो गया। कृषि का वाणिज्यीकरण होगा और ऑब्वियसली वो भारतीय किसानों को नुकसान होगा ही होगा उसमें, क्योंकि भारतीय किसानों को कोई ये ज़्यादा फायदा उससे मिलने वाला नहीं था, ज़्यादा फायदा है वो इन्हीं को मिल रहा था। रेलवे विकास भी इसलिए किया इन्होंने ताकि अंतिम क्षेत्र तक वस्तुएं पहुँचें और उनका क्या हो कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा कच्चे माल को वहाँ से लाया जा सके और तैयार माल को वहाँ तक पहुँचाया जा सके। इसलिए शिक्षा में वो बदलाव करेंगे, शिक्षा देंगे भारतीयों को अंग्रेजी में। शिक्षा इसलिए देंगे कि भारतीयों को रंग रूप में क्या बनाना चाहते थे ब्रिटिश, और साथ ही सांस्कृतिक नीति में क्यों हस्तक्षेप करेंगे, क्योंकि सांस्कृतिक नीति में इससे हस्तक्षेप करेंगे क्योंकि इनका मानना था कि ये भारतीयों को भौतिकतावादी बनाना चाहते थे। अब उपनिवेश का जो तीसरा चरण है वो है 1858 के बाद, क्योंकि 1857 क्रांति जो इनको धक्का लगा, क्रांति हुई, तो इनको पता लग गया कि अब भारतीयों को प्रत्यक्ष कंट्रोल में नहीं करना चाहिए, नहीं तो विद्रोह और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसका उद्देश्य था ब्रिटिश इसको बोलते हैं वित्तीय पूंजीवाद। तीसरे चरण है, इसको वित्तीय पूंजीवाद बोलते हैं। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं तो बहुत संक्षिप्त में आपको बता रहा हूँ फ्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं तो बहुत ज़बरदस्त बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होते और आपके इतिहास बहुत अच्छा समझ में आ जाता। लेकिन चूंकि हमारे पास टाइम का अभाव है इसलिए फ्री का पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही हम लेके आए। इसमें इनका उद्देश्य था कि भारत को ब्रिटिश पूंजी, अब देखो पहले चरण में इन्होंने व्यापार किया, खूब लाभ कमाया,
तो वित्तीय चरण के अंतर्गत जो वित्तीय पूंजीवाद था, वहाँ को पता है इन्होंने व्यापारिक जो पूंजीवाद था, वाणिज्यिक पूंजीवाद था, उसके अंतर्गत लाभ ज़बरदस्त कमा लिया। और उसके बाद औद्योगिक पूंजीवाद के अंतर्गत इनके पास बहुत ज़्यादा निवेश करके फिर उद्योगों से कच्चा माल बाहर से लेकर के तैयार माल बेच करके उससे लाभ, अब इस पूंजी को लगाए तो खा गए। तो तृतीय चरण के अंतर्गत अब इस पूंजी को लगाना इसमें भारत में चालू किया। इसी दौरान आपने देखा होगा भारत में बड़े बागान मालिक आते हैं, भारत में चाय के बागान आते हैं, नील खेती के बागान मालिक आते हैं, भारत में निवेश करते हैं। भारत में रेलवे में निवेश करते हैं, भारत की प्रॉपर्टी निवेश करते हैं और उस निवेश से लाभ कमा करके पैसा ले जाते हैं। तो इसमें भारत में बैटरी पूंजी में निवेश के लिए खोल दिया भारत को। और 1857 के विद्रोह जैसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसलिए कुछ सुधार करना चाह रहे थे। और अन्य औद्योगिक शक्तियों को चुनौती, क्योंकि जब 18वीं शताब्दी में आपने देखा होगा, 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी के अंतर्गत ब्रिटेन पहले औद्योगिकरण हुआ, उसके बाद आपको पता है जर्मनी का, फ्रांस का, जापान का भी औद्योगिकरण हो गया। तो इसको औद्योगिक क्षेत्र में मतलब क्या मिलने वाला, कंपटीशन मिलने लगा। और कंपटीशन जब मिलने लगा तो इसने अपनी पूंजी का निवेश करने के लिए भारत को चुना। तो इस दौरान अब इनकी नीति क्या होगी, राजनीतिक नीति रहेगी कि प्रत्येक अब विस्तारवादी नीति छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि ये सोच रहे थे दोबारा विद्रोह ना हो जाए, इसलिए अब इन्होंने विस्तारवादी नीति छोड़ दी और अप्रत्यक्ष प्रसार पर इन्होंने कंट्रोल रखा। और अप्रत्यक्ष प्रसार पर बल दिया, डायरेक्ट जो कंट्रोल है उस पर नियंत्रण रखा। प्रशासन नीति ने क्या रहेगी, प्रशासनिक व्यवस्था में इस प्रकार से सुधारा। नीति की मैं बात करूँ तो प्रशासनिक नीति के अंतर्गत यह था कि प्रशासन में सुधार लाना ताकि 1857 क्रांति की जैसा घटना ना हो। तो देखो मैं बताऊंगा आपको प्रशासनिक सुधार क्या आएंगे, तो वो चीज़ मैं अब लेके आऊँगा प्रशासनिक सुधार। उसके बाद आर्थिक नीति है, तो आर्थिक नीति भी यह था कि भारत में बड़ी मात्रा में वित्त का आगमन हुआ और भारत में औद्योगिकरण के लिए प्रयास नहीं किए। इन्होंने ऐसी जगह निवेश किया जहाँ इनको फायदा मिले और साथ ही इनके उद्योगों को ज़्यादा कंपटीशन ना मिले। सामाजिक नीति ने क्या थी कि 1857 की विद्रोह से ये घबरा गई कि 1857 का विद्रोह हुआ, उसका एक कारण ये था कि इन्होंने सामाजिक रूप से जो हस्तक्षेप किया था भारतीय समाज में, उससे भारतीय कई रूढ़िवादी लोग हैं वो इनके विरोधी हो गए। तो अब ये सामाजिक हस्तक्षेप की नीति उन्होंने त्याग दी, बोला कि नहीं अब हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और सांस्कृतिक नीति, इन्होंने ब्रिटेन के द्वारा नस्लवादी विभाजन को अब बल दे दिया गया, भारतीयों को सांप्रदायिक। अब इन्होंने ये था कि राष्ट्रीय एकता को तोड़ना था भारतीय को, जो 1857 क्रांति में इनको देखी थी। तो इसलिए इन्होंने अब हिंदू मुस्लिम को तोड़ने की रणनीति इनकी चालू जाएगी इस दौरान। तो ये नीति इनके तीनों चरणों को देखने को मिली और इसलिए मैं इन नीतियों को लेकर आया। इन्हीं के आधार पर पूरा मॉडर्न इंडिया चलती है और इन्हीं के आधार पर इनकी चीज़ें चलेंगी। इसमें अब मैंने चीज़ें बता दी, इसमें अब इनके थोड़े से गृह जो ये है कि ये गृह ऋण क्या होते हैं। तो गृह ऋणों की अगर मैं बात करूँ, होम चार्ज क्या होते हैं, तो होम चार्ज का मतलब जो भारत पर लगते थे ब्रिटेन में जाते थे। ये वे व्यय थे जो भारत राज्य सचिव तथा उससे संबंधित व्यय था। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भागीदार हैं उन्होंने अपने शेयर लगाए, उनको जो लाभ होता था वो होम चार्ज में होता था। सैनिक और असैनिकों पर जितना भी खर्च था वो होम चार्ज में होता था। इंग्लैंड में भंडार वस्तुएं खरीदी जाती थी, भारत जो भी स्टोरेज वस्तु थी, स्टॉक सामान खर्चा जाता था वो भी इसमें आता था। और तीनों चरण मैंने बता दिया आपको अभी। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है इनका है भूमि सुधार। इसमें स्थायी बंदोबस्त देखें तो स्थायी बंदोबस्त को अलग अलग नामों से जानते थे। इसको इस्तमारी, मालगुजारी या बिसारदारी या जागीरदारी बंदोबस्त के नाम से जानते थे। इसके प्रणेता है जॉन सॉर थे, लेकिन इसको लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, सबसे पहले बंगाल लागू किया था। भारत के 19% क्षेत्र पर, उस टाइम जो ब्रिटेन के कंट्रोल में क्षेत्र था उसके 19% क्षेत्र पर जो बुराइश व्यवस्था लागू थी वो स्थायी बंदोबस्त था। और ये कहाँ थी ये भी जरूर देख लेना, इंपॉर्टेंट है। अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक का कुछ क्षेत्र है वो इसमें शामिल था। इसके अंतर्गत क्या था कि एक तो बुराइश सदैव है, सदैव के लिए फिक्स कर दिया और इसमें जमींदारों को भूमि का स्वामी बनाया और समस्त जमींदारों को भूमि का हस्तांतरण करने से संबंधित अधिकार है वो अब किसको दे दिए, जमींदारों को दे दिए और जमींदार फिर किसानों से टैक्स वसूलेगा। इसके अंतर्गत ये था कि लगान का 10/11 हिस्सा है वो सरकार के पास जाएगा, 1/11 हिस्सा है जमींदार अपने पास रख लेगा। और भूस्वामित्व थे जमींदारों के वो अब परंपरागत रह के वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी भी ट्रांसफर हो गए। इसमें एक कानून था, सूर्यास्त कानून लेके आए थे। इस कानून में था कि अगर कोई जमींदार लगान की राशि चुकाने के लिए जो उसको डेट दी जाती थी, फिक्स डेट, अगर वो फिक्स डेट को अपनी ज़मीन की राशि मतलब जो लगान की राशि उसको चुकाने में असफल होते थे, कब तक, सूर्यास्त होने तक, तो उनकी जागीर की भी नीलामी कर दी जाती थी। ये थी कौन सी, स्थायी बंदोबस्त। अब इसमें बहुत पक्ष विपक्ष है, इसका ही बहुत कमी है, क्या है कि अंग्रेजों को क्या फ़ायदा हुआ, लेकिन अभी हम उसको नहीं देखेंगे क्योंकि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था।
रैयतवाड़ी व्यवस्था है, ये मुख्य रूप से थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, ये दोनों एक बार यूपीएससी ने सवाल पूछा था, इसलिए इनको ध्यान रखना। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने किया था। इसमें क्या है कि जो भूमि का लगान का एग्रीमेंट होता था वो डायरेक्ट रैयत और डायरेक्ट कंपनी के बीच में हुआ था, इसमें जमींदारों को मीडिएटर नहीं रखा गया था। 1792 की व्यवस्था सबसे पहले 12 महल तमिलनाडु में कैप्टन रीड के द्वारा लागू की गई थी और फिर बाद में इसको 18वीं में मद्रास और बम्बई में लागू किया गया था। ये भारत के जो ब्रिटेन शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र था उसके लगभग 51% क्षेत्र पर ये लागू थी। ध्यान रखना, क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सी भू राजस्व प्रणाली की सबसे ज़्यादा थी, तो पहले पे थी रैयतवाड़ी और उसके बाद महलवाड़ी आएगी और उसके बाद आएगी जमींदारी, हम देखेंगे अभी। तो 12 महल मुंबई, मद्रास, पूर्वी बंगाल और असम और कुर्ग, इन क्षेत्रों पर इन्होंने ये लागू की थी और ये 51% क्षेत्र पर लागू थी। ये सर्वाधिक जो भूभाग था ब्रिटेन के अधीन उस पर ये सबसे ज़्यादा लागू थी। इसके अंतर्गत विशेषताएं क्या थी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सवाल कभी आते हैं जो भी। प्रत्येक पंजीकृत भूमि, इसमें क्या था कि इसमें एक मतलब किसान है और ये मुख्य रूप से क्या है कंपनी है, ये किसान को क्या कर देगी, भूमि का रजिस्टर कर देगी, भूमि का मालिक कर देगी, है ना, और भूमि बेचने का समस्त अधिकार है, उसको बेचने का, उसको गिरवे रखने का अधिकार, समस्त अधिकार है जो जमींदारी प्रथा के अंतर्गत या इस्तेमारी बंदोबस्त के अंतर्गत जो अधिकार पहले इस जमींदारों को दिए गए थे वो समस्त अधिकार है उसमें रैयतों को यानी किसानों को मिल गए। यानी भूमि कर का निर्धारण भूमि के सर्वेक्षण के बाद किया जाता था और सरकार द्वारा रैयतों को पट्टे पर भूमि दी जाती थी। लगान की अदायगी नहीं होने पर उनकी भूमि जब्त कर ली जाती थी और भूमि कर की जो समीक्षा है वो हर 30 साल में की जाती थी और इस पद्धति में भू राजस्व का 50% लगाया जाता था। अब आप अनुमान लगा सकते हो कितना है। ये दक्षिण भारत में मुख्य रूप से लागू थी। इसके बाद आई महलवाड़ी व्यवस्था। महल में क्या है कि डायरेक्ट किसान नहीं, एक गांव को एक यूनिट बना दिया महल और उसको टैक्स पर लागू कर दिया। इसको 1819 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लागू किया गया था। इस व्यवस्था में भूमि कर पूरे महल या गांव को ही या पर जमींदार जागीर को कन्वर्ट कर दिया और वहाँ पर एक हेड बना दिया जिसे या तो जागीरदार या उस महल का प्रधान कहते थे और उसको जिम्मेदारी सौंप दी गई थी कि आप वसूल के देंगे इस एरिया में। छोटे छोटे लेवल पर इन्होंने यूनिट बना दिया। तो ब्रिटिश व्यवस्था का ये 30%, ध्यान रखना, पहले पे थी 51% पे थी रैयतवाड़ी, 30% में थी महलवाड़ी और 19% क्षेत्र पर कौन थी, 19% क्षेत्र पर थी इस्तेमारी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था। तो इनको भी कभी सीक्वेंस से पूछ लेते हैं किन किन क्षेत्रों में थी, कब कब लागू की गई, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। इस व्यवस्था में पूरे गांव को भूमि मतलब एक तरह से यूनिट माना जाता था और भूमि का स्वामित्व किसानों के पास होता था जब तक जो लगान है वो समय पर चुकाते रहेंगे। अगर समय से पर लगान नहीं चुकाएंगे तो उनसे वो अधिकार है वो छीन लिया जाता था। कृषक अपनी भूमि को बेच सकता था। लगान की निश्चित समय पर न चुकाने पर स्थिति में महल का प्रमुख जो उसका हेड होता था वो उसको भूमि से बेदखल कर सकता था। इस राजस्व व्यवस्था में लगान का निर्धारण मानचित्रों का प्रयोग किया जाने लगा कि मानचित्र करते थे भूमि का, उसके बाद उनसे टैक्स डिसाइड किया था। और ये व्यवस्था मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब प्रांत यानी कि उत्तर भारत में लागू थी। ये इंपॉर्टेंट है। और इस व्यवस्था द्वारा कृषकों और अंग्रेजों के मध्य डायरेक्ट संपर्क है वो समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें बीच में क्या लाते हैं, महल के प्रधान को या ग्राम प्रधान को या जो जागीरदार है उसके प्रधान को इसमें क्या लाते हैं, बीच में ला दिया गया था, उसको जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। पंजाब में ग्राम प्रथा क्या है? पंजाब में क्या है, इसी को महलवाड़ी को संशोधित नाम दिया गया था ग्राम प्रथा, यानी कि महल है तो उसी को ग्राम बोल करके उसमें लागू कर दिया गया था। इसके बाद जो एक सिद्धांत आता है धन निष्कासन का सिद्धांत है। इस धन निष्कासन का सिद्धांत का मतलब है कि किस तरीके से भारत से पैसा ब्रिटेन में पहुंचा परंतु भारत को उसका कोई लाभ नहीं हुआ। तो इसको लॉर्ड जो दादा भाई नारोजी है उसने सबसे पहले अपनी पुस्तक अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिया और बताया किस तरीके से। तो एक तरह से होम चार्ज और सारे धन निष्कासन थे। भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को लाभ मिल रहा है, कंपनी के भागीदार यहाँ लाभ हम दे रहे हैं, ले जा रहे हैं ब्रिटेन में, पैसा गया ब्रिटेन में, लिए गए सार्वजनिक, हम ब्रिटेन से जो सार्वजनिक ऋण लेते थे वो ब्रिटेन के लोग उनको यूज तो कर लेते थे, चुकाना हमें पड़ता था, तो वो भी बाहर गया। सेना पर SNF पर जो खर्च होता था वो उन्हीं के सैनिक खा पी करके यहाँ से चले जाते थे और कुछ लेके चले जाते थे सैलरी के रूप में, तो वो भी वहाँ से जहाँ से बाहर चला गया। इंग्लैंड में भंडार की जो वस्तु खरीदते थे वो वस्तु भी ब्रिटेन में रह जाती थी, पैसा मारा जाता था, लेकिन ब्रिटेन में रह करके उसको बेच के खा पी करके जो भी काम करना है, लेकिन वो रेवेन्यू तो उनके पास चला गया। ये भी धन का विदेशी पूंजी थी, जो हमने विदेशी पूंजी अगर मान लिया ऋण उधार लेते थे उस पर ऋण को चुकाने के साथ साथ उस पर ब्याज भी हम ही देते थे।
विदेशी बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां, इन सबको यहाँ पर निवेश करवा करके लाभ कमा करके ले गई पूरे पैसे को। इस तरीके से धन निष्कासन का सिद्धांत है वो हुआ। इसमें धन निष्कासन सिद्धांत दादाभाई नौरोजी ने इसको बताया कि किस तरीके से ब्रिटेन ने हमारा शोषण किया है। इसके बाद अब देखो, इसके बाद समाज सुधारकों की चीज़ है, यहाँ से भी थोड़े सवाल आते हैं तो मैंने उनको लिया है। उसके बाद तो ब्रह्म समाज है, और समाज सुधारक थे। ब्रह्म समाज के प्रणेताओं को बताया राजा राम मोहन राय थे। इनका 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यही बाद मतलब ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो बाद में ब्रह्म समाज के रूप में कन्वर्ट हुआ। इसका उद्देश्य क्या था कि हिंदू धर्म में सुधार किया जाए, पुरोहितवाद में जो कुछ बुराइयाँ हैं उनको समाप्त किया जाए, सामाजिक समानता पर बल देते थे, धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने पर बल दिया गया। और इनका उद्देश्य था कि भारत को सामाजिक और धार्मिक रूप से जो ये बुराइयां हैं इनको दूर किया जाए और धार्मिक और सामाजिक विकास किया जाए। अवधारणा पर ब्रह्म समाज किस बात पर ज़्यादा फोकस करता था वो देखना, एक ईश्वरवाद। ये एक ईश्वर मानता था। और इसी एक ईश्वरवाद का मतलब है कि हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देगा ये, क्योंकि एक ही ईश्वर को मानेगा वो एकता पर बल देगा। आस्तिकता, एक ईश्वरवाद, आस्तिकता और आधार पर आदि विचारों पर ये इन्होंने फोकस किया। टोटल फोकस इनका एक ईश्वरवाद पे था। इसके बाद इनके क्रियाकलाप अगर देखो, इनके क्रियाकलाप देखो, क्रियाकलाप ने क्या किया, मतलब किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस। एक तो मूर्ति पूजा को ये विरोध करते थे, एक ईश्वरवाद की संभावना, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या, पुरोहितवाद को नकारना, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जो पुरोहितवाद को नहीं मानेगा, धार्मिकवाद को नहीं मानेगा, एक ईश्वरवाद को मानेगा, वो अवतारवाद को खंडन करेगा, वो जाति व्यवस्था को नहीं मानेगा, बाल विवाह, जितनी भी समाज की अच्छाई है उनको माना है इन्होंने। बाल विवाह का विरोध किया, सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया, स्त्री पुरुष को आधुनिक शिक्षा पर बहुत ज़्यादा बल दिया, राष्ट्रीयता पर बल दिया, एकता पर बल दिया। ये था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का विकास अगर देखें तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में स्थापित कर दिया। 1830 के बाद राजा राम मोहन राय इंग्लैंड में जाने के बाद इसकी जो पूरा देख रेख है वो आचार्य रामचंद्र विद्यावागीश के पास चली गई। फिर उसके बाद द्वारकानाथ टैगोर के हाथ में आई। द्वारकानाथ टैगोर हैं ये हाथ माना। फिर 1833 में उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर। इसमें क्या याद रखना है आप लोगों को कि कौन कौन से जो ये समाज सुधारक है किस संस्था से जुड़े हुए थे, ये ध्यान रखना है। तो द्वारकानाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, इनका सबका संबंध ब्रह्म समाज से है। यहाँ से सवाल आता है, इसलिए आपको पता है। तो इनका हायर उनका देखे टाइमिंग तो 1828 में ये आपको पता है राजा राम मोहन राय के पास थे। उसके बाद चला आचार्य ये रामचंद्र विद्यावागीश के पास चली गई। उसके बाद 1833 में द्वारिकानाथ टैगोर आ गए इसमें। फिर उसके बाद आ गए देवेंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी थे ये। और उसके बाद 1856 में केशव चंद्र सेन के पास आ गई। और केशव चंद्र के नेतृत्व में ब्रह्म समाज का विस्तार बंगाल से बाहर भी हुआ। उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में इसकी शाखाएं खुली, यानी कि केशव चंद्र ने इसको थोड़ा और विस्तार किया। पहले बंगाल तक ही सीमित था लेकिन बाद में इसमें फूट डल गई। केशव चंद्र सेन के अति उदारवादी विचारों के कारण ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ। कैसे हुआ? केशव चंद्र सेन ने नियंत्रण में, केशव चंद्र के पूरे इसके हेड थे, तो उन्होंने कई ऐसी गतिविधियों को दिया जिसकी वजह से केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर दोनों के बीच में विभेद उत्पन्न आए। जैसे समाज का अंतर्राष्ट्रीयकरण। केशव चंद्र सेन कह रहे हैं कि इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाए, हमें अंतर्राष्ट्रीय विचारों को भी अपनाना चाहिए। देवेंद्रनाथ टैगोर इस पर सहमत नहीं थे। समाज में सभी धर्मों की पुस्तकों का पाठ, इसमें उन पर लेकर विवाद था। केशव चंद्र सेन हिंदू धर्म की संकीर्ण मानते थे और संस्कृत की मूल पाठ को ठीक नहीं मानते थे, जबकि इसको लेकर के देवेंद्रनाथ टैगोर के विचार इसके अपोजिट थे। और दूसरी बात, केशव चंद्र है अंतर्राष्ट्रीय विवाह को प्रोत्साहन देना चाहते थे और वो यज्ञ है उनको भी नहीं मानते थे। इन कारण और साथ में एक चीज़ और घटना हुई थी। केशव चंद्र सेन, ध्यान रखना, जो ब्रह्म समाज उसका मेन उद्देश्य था कि बाल विवाह को रोका जाए, जबकि केशव चंद्र सेन ने अपनी बेटी का विवाह जो बाल विवाह के रूप में कर दिया, तो इससे भी इनके विवाद टूट गए। इसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1865 में केशव चंद्र सेन से जो आचार्य की पदवी है वो छीन ली गई और ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ। एक बना ब्रह्म समाज जो मूल था और एक बना आदि ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज मूल था, उसको तो देवेंद्रनाथ टैगोर के पास ही रह गया वो तो, और जो आदि ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई। इसका भी बाद में विभाजन हो गया, किसमें? आदि ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज में। आदि ब्रह्म समाज है ये केशव चंद्र सेन की पुरानी शाखा रह गई और साधारण ब्रह्म समाज है ये बाद में नई शाखा के रूप में उभर के आया। तो इस तरीके से ब्रह्म समाज है इसका विभाजन हो गया। ये चीज़ एक बार देख लेना, बहुत ज़्यादा PCS में पूछी जाती है और UPSC में इसके स्टेटमेंट आते हैं। इसके बाद देखें ब्रह्म समाज का योगदान। तो ब्रह्म समाज का योगदान तो ये क्या बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का ये विरोध करेंगे। अब मैं ये तो इतना टाइम नहीं है, इनको एक को अच्छी तरीके से समझाता है क्यों विरोध किया, क्या हुआ।
ऑब्वियसली बहुदेववाद इसलिए किया ताकि विवादों का जड़ हो, क्योंकि अलग अलग देवताओं को मानेंगे तो आपस में विवाद बढ़ेंगे, किस किस का देवता सर्वोच्च है इसको लेकर के। इसलिए इनका मानना था कि एक ही ईश्वर है, सब में एक ही है, वो बस उसका रूप अलग अलग हो सकते हैं, बाकी है तो एक ही है। बहुपत्नी प्रथा और सती प्रथा का विरोध किया क्योंकि महिलाओं के विरोध में थी। विधवा विवाह का इन्होंने समर्थन किया, बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया, नैतिकता पर बल दिया, धार्मिक पुस्तकों वस्तुओं के अविश्वास पर बोला कि धार्मिक पुस्तक सर्वोच्च नहीं है, बल्कि इन्होंने एक तरह से उदारवादी लोकतांत्रिक विचारों में वो आ गए थे बाद में। बांग्ला और अंग्रेजी भाषा का प्रचार किया और हिंदुओं और द्वारा विदेशी यात्रा को धर्म विरोध घोषित करने की जो आलोचना है वो उसने की। और इसी आधार पर बोला जरूर नहीं कि आप विदेशी यात्रा करने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इन्होंने बोला ऐसा करने से कुछ नहीं होता, तो वो चीज़ इसमें की गई थी। इसके बाद सवाल आते हैं राजा राय मोहन राय से भी बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखना। राजा राय मोहन राय 1774 में बंगाल में इसके ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। शिक्षा इसने पटना बनारस सिंह की। उपाधियों के नाम से इसको जानता है: पुनर्जागरण का अग्रदूत, भारतीय जागृति का जनक, सुधारों का प्रवर्तक, आधुनिक भारत के पिता, अतीत और भविष्य के मध्य एक सेतु थे। ये भारत के राष्ट्रपिता के राष्ट्रवाद के जनक भी माने जाते हैं, प्रथम आधुनिक पुरुष नव प्रभात, इतनी इसको संज्ञा दी जाती थी इसको। और ये बात सही भी है कि सबसे पहले राजा मोहन राय ने भारतीय समाज सुधार की बात की। इनकी जो पुस्तक है, इनकी जो ग्रंथ को ध्यान रखना, एक सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो संवाद कौमुदी। ये सती प्रथा का विरोध इसी में किया और 1821 में बंगाली भाषा में इसको प्रस्तुत किया था, संवाद कौमुदी को। मिरात उल अखबार ये 1822 में फारसी भाषा में इसको प्रस्तुत किया। इसके अलावा प्रोसेप्ट ऑफ द जीसस ये 1820 में लिखी और इसमें इन्होंने कहीं ना कहीं ईसाई धर्म में ही बुराई है उनको भी इसने उजागर किया। और एक है, याद रह जाए तो ठीक है, तुएफात अल मुहद्दीन, एकेसरवादी, इसका ध्यान रखना, एकेसरवादियों के लिए उपहार था। यानी इस ग्रंथ में फारसी में लिखा, लेकिन इस ग्रंथ में इन्होंने बताया कि मूर्ति पूजा का विरोध किया, एकेसरवाद है उसको इसने मेन वचन बनाया। ये तोफात या मुझसे दीद या अकसरवादियों के लिए उपहार, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनकी 3-4 किताबें ध्यान रख लेना एक बार। इसके बाद एक ब्रह्म निकल मैगजीन भी थी जो अंग्रेजी भाषा में इन्होंने निकाली थी। राजा राय मोहन राय की विचारधारा वही है कि इनका दृष्टिकोण आधुनिक दृष्टिकोण था और ये सामाजिक समानता पर बल दे, एकेश्वरवाद पर विश्वास रखते थे, उपयोगितावादी थे इनके विचारों में, अर्थात ये थोड़ा सा धर्म के सामाजिक लाभ को देखते थे, यानी धर्म का प्रयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य था कि संसार के सभी जाति मत देश हैं वो बंधनों से दूर होकर के एक ईश्वर के चरणों में लाना था। सती प्रथा का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, स्त्री विवाह का शिक्षा का समर्थन किया, जाति पात, वो सब एक चीज़ जिससे चीज़ जुड़ी हुई है इन पे इन्होंने फोकस किया। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीयकरण पर भी फोकस किया, है ना। इन्होंने बोला कि शक्तियों का पृथक्करण किया जाए न्यायपालिका को लेकर के। तो और दूसरी बात इन्होंने बोला कि जो सैन्य खर्चा है उसको कम किया जाए, जो ब्रिटेन के द्वारा सेना पर किया जा रहा था, क्योंकि आखिरकार उसको वसूला तो भारत से जाएगा। इसके अलावा राजा राय मोहन राय द्वारा कई संस्थाओं का गठन किया था, उनको देखना। एक तो आत्मीय सभा इसकी प्रमुख संस्था थी जो 1814-15 में इन्होंने स्थापित की। दूसरी बात वेदांत सोसाइटी 1816 में स्थापित की। ये प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें विशेषकर यूपीएससी और यूपीपीएस दोनों में। 1821 में इनको आपको बताया एक चीज़ और ध्यान रखना, एक सवाल पक्का, आधुनिक भारत की जितनी संस्था है उनका सवाल डेफिनेटली आपको ज़रूर मिलेगा। इसलिए जितनी संस्थाएं उनको एक बार जरूर याद रखना कि कौन सा लीडर किस संस्था से जुड़ा हुआ था, मिलान के लिए, या कथन सही कथन गलत है, कैसे भी आ सकते हैं। आप देख लेना पिछले 2-3 साल के पेपर, उसमें ज़रूर मिलेगा। उस आधार पर मैं अनुमान लगा के बोल रहा हूँ कि आने की संभावना ज़्यादा है। 1817 में इन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी अपने दोस्त के साथ मिलकर के, डेविड हेरियर के साथ मिलकर के। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की और 20 अगस्त 1828 में आपको पता है ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की। अंततः कि राजा राम मोहन राय जॉन डेवी के दीवान रहे और उनकी उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी इनको राजा की उपाधि। और राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई और ब्रिटेन में ही इनकी समाधि हुई, ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हुई थी ब्रिटेन के अंदर। तो राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज से जुड़े हुए सारे फैक्ट है ये हो गए, ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, इनको जरूर ध्यान रखना है। इसके बाद आता है आर्य समाज। इसके बाद आर्य समाज पर आते हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, पहले बम्बई में, बाद में इसकी शाखा एक लाहौर में की। उसका उद्देश्य था कि वैदिक ज्ञान ये पुनरुत्थानवादी थी। पुनरुत्थानवादी क्या होते थे, जो पहले हमारा था कुछ उसको पुनरुत्थान करना, उसमें सुधार करके उसकी चर्चा करना, प्राचीन जो परंपराएं रही उन्हीं की। तो ये पुनर्स्थापना पर बल देते वैदिक धर्म की शुद्धता पर, भारत को सामाजिक धार्मिक राजनीतिक रूप से एक सूत्र में पिरोना की बात की थी इन्होंने। इसके अलावा भारतीय सभ्यता और संस्कृति और पाश्चात्य प्रभाव से विकृत होने से बचाना। इनका मानना था कि भारतीय सभ्यता वैदिक सभ्यता है
बहुत आगे है, एडवांस है। और ये तो बीच में कुछ चीज़ें आई जिन्होंने हमारी उसमें बुराई समावेश कर दी। पश्चिमी संस्कृति से बेटर संस्कृति है वो हमारी है, तो उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे। क्या विचारधारा थी? ये छुआछूत, जाति व्यवस्था है का विरोध तो किया, परंतु वर्ण व्यवस्था का इन्होंने समर्थन किया। ये लिखा नहीं है, इसका विरोध किया, ध्यान रखना कि छुआछूत नहीं माननी चाहिए, जाति व्यवस्था नहीं माननी चाहिए। हाँ, वर्ण व्यवस्था समाज का एक भाग है, उसको माना जाना चाहिए, लेकिन उसमें इन्होंने कठोरता की नीति नहीं अपनाई जानी चाहिए। ईश्वर के प्रति पितृत्व, मानव के प्रति भ्रातृत्व का भाग रखो, स्त्री पुरुषों में समानता रखो, लोगों के बीच न्यायपूर्ण भाव रखो, इनका पूर्वक उद्देश्य था। इस्लाम और ईसाई मिश्रकों के से हिंदुओं की रक्षा करना, ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा एक तरह से इसकी आलोचना भी होती है बाद में कि ये कहीं ज़्यादा इन्होंने कहीं ना कहीं एक तरह से रूढ़िवादी हिंदू या कहीं ना कहीं धार्मिक जो कट्टरवाद की भावना है वो बढ़ावा मिली, कहीं ना कहीं आर्य समाज भी उसमें एक हिस्सेदार था। एक आलोचना बोलते हैं, हालांकि इन्होंने कुछ ऐसा किया तो नहीं ज़्यादा। हाँ, इन्होंने बहुत ही सुधारात्मक चीज़ों पर बल दिया था, लेकिन उनकी व्याख्या गलत तरीके से लोगों ने बाद में कर दी। आधुनिकता एवं देशभक्ति के आदर्शों को अपनाया, अंतर्जातीय विवाह, विधवा विवाह का समर्थन किया, प्राकृतिक आपदाओं में लोगों की सेवा करो, मानव सेवा पर बल दिया, शिक्षा की नई दिशा इन्होंने दी, अंग्रेजी, इंग्लिश एवं वैदिक संगीत्या का दोनों का मर्जिंग करके शिक्षा की बात करी। इसलिए आपने देखा होगा आजकल जो एंग्लो इंडियन स्कूल होंगे बहुत ज़्यादा, वो वैदिक जो स्कूल है वो यही थी, उनमें अंग्रेजी शिक्षा के साथ वैदिक शिक्षा को समर्थन दिया। लोगों को परलोक की बजाय इन्होंने बोला, हाँ ये बात सही है कि इनको सांस्कृतिक लोगों की बात की कि भौतिकवादी मतलब सांसारिक दुनिया के बारे में ज़्यादा सोचें। 21 है इसकी इन्होंने स्थापना की, और ये मूर्ति पूजा के बहुत बड़े खंडनकारी थे, आपको बताएं। और लड़कियों की विवाह इसने न्यूनतम की 25 वर्ष से लड़के की और 16 वर्ष लड़की की उम्र हो, यानी कि बाल विवाह का बहुत विरोधी होंगे। और कर्म फल पर विश्वास करते थे, और वेदों में हिंदुओं की सर्वोच्च धार्मिक पुस्तक है उसको इन्होंने माना, ये इनकी प्रमुख थी। दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के सिद्धांतों की वही बात है कि सत्य केवल वेदों में है, ये बात उन्होंने बोली। वेद मंत्रों के साथ हवन करना की बात बोली, ये हवन पर मानते थे। मूर्ति पूजा का विरोध किया, अवतारवाद का विरोध किया, कर्म सिद्धांत का समर्थन किया, जो आपको पता है भागवत गीता में श्री कृष्ण जी के द्वारा भी यही चीज़ बोली गई है कि कर्म ही सर्वोच्च है, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना करो। तो कर्म प्रधान पर ये बल देते थे। निराकार ईश्वर की एकता पर बल देते थे, क्योंकि ये निर्गुण मानते, इनका मानना था कि हर जगह ईश्वर निवास करता था। स्त्री शिक्षा पर विश्वास करते, बहुविवाह नहीं, विधवा विवाह इसका समर्थन करते थे, लेकिन इनका मानना था विशेष परिस्थितियों में। बाल विवाह और बहुविवाह का ये एक तरह से आलोचना करते थे, उसका विरोध करते थे, और हिंदी और संस्कृत भाषा का इन्होंने प्रचार किया। तो ये थोड़ा सा अगर देखोगे, हालांकि इसको अपन ज़्यादा देखना नहीं है, अपन को इतनी ज़्यादा मेंस के हिसाब से आलोचना नहीं करनी है इसकी, लेकिन इनके यही सिद्धांत थे। इसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन को देखा तो 1824 में इनका जन्म हुआ। मूल शंकर इनका नाम था। स्वामी पूर्णानंद इनके गुरु थे, और इन्हीं ने बाद में इसको दयानंद सरस्वती का नाम दिया। 1861 में ये स्वामी ब्रजानंद से मिले और उनके शिष्य बने। इसके बाद सरस्वती ने हिंदू धर्म के लिए आगरा और पाखंडियों में पाखंड खंडनी का पता फहराई, आगरा में पाखंड खंडनी पताका फहराई। उसके अलावा आर्य समाज की स्थापना की, और सरस्वती ने जन्म के स्थान पर कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। गोरक्षा आंदोलन इन्होंने चलाया गांवों की रक्षा के लिए। आर्य समाज ने चलाया इस आंदोलन को। शुद्धि आंदोलन का मतलब था कि वो लोग जिन पे पहले ज़बरदस्ती हिंदू धर्म को मतलब हिंदू धर्म से किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए, तो अब वो पुनः हिंदू धर्म में आ सकते हैं, इसके लिए उनका शुद्धिकरण किया जाएगा, और बाद में उनको इसके लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। स्वामी दयानंद की जो रचनाएं ये जरूर देख लेना। स्वामी दयानंद की रचनाएं बहुत ज़्यादा आती हैं। इनमें सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद का भाष, वेदवास, पाखंड खंडन, अद्वैत मत और वल्लभाचार्य पर मत, जो वल्लभाचार्य थे जी पर वल्लभाचार्य जी आचार्य वल्लभाचार्य की आपने पढ़ा था 8वीं शताब्दी की समथिंग देखिए, कल ही मैंने उनको मतलब पिछले लेक्चर में आपको बताया था। स्वामी दयानंद का निधन 1883 में अजमेर में हुआ, और ऐसा मानते हैं कि इसको जहर दिया गया था अजमेर में। और हालांकि जहर तो स्वामी दयानंद सरस्वती को कई बार दिया गया था, क्योंकि इनके जो विचार हैं वो कहीं ना कहीं जो कुछ ऐसे थे जिससे कि कई लोग उसके विरोधी भी हो गए थे। तो उसके बाद इनको बड़ी इनकी मतलब मारने के बहुत ज़्यादा प्रयास किए गए थे। उसके बाद जहर है वो दिया गया था, आपने उसकी कहानी सुनी होगी। बाद में इसने जिसने जहर दिया गया था उसी को उन्होंने सुरक्षित भगा दिया, ताकि उसको कोई लोग बाद में ना मारें। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती की बात हो गई। अब आते हैं आर्य प्रार्थना समाज पर। 1857 में इसकी स्थापना की। आत्माराम पांडुरंग ने की। केशव चंद्र सेन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, और केशव चंद्र आपने पढ़ा था ब्रह्म समाज से संबंध थे।
इनका जो इम्पोर्टेंट चीज़ अपन को देखना है, यथार्थ रूप में ब्रह्म समाज की ही एक शाखा थी ये, क्या प्रार्थना समाज ऐसे बोल रहे हैं, और यह गुप्त समाज और मुख्य रूप से समाज सुधार की गतिविधियों पर केंद्रित था। 1869 में महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे, इससे जुड़े गए थे। मतलब आत्मा मतलब कभी कभी सवाल आता है कौन कौन जुड़े हुए थे, तो आत्माराम पांडुरंग हुए, महादेव गोविंद रानाडे भी हुए, और उसका उद्देश्य ये था कि जाति प्रथा को नहीं मानेंगे, शिक्षा का समर्थन करेंगे, वेदव्यास का समर्थन करेंगे। कुल मिला करके जितने भी समाज सुधारक हुए उनके यही मेन उद्देश्य रहेंगे। प्रार्थना समाज से जुड़े हुए जो लोग थे वो बता दिया मैंने, महादेव गोविंद रानाडे, R.G. भंडारकर, N.G. चंदवरकर, ये और एक आत्माराम पांडुरंग जो इसके स्थापना थे वो। इसके अलावा आपने एक सवाल और देखा होगा, पिछले साल से एक सवाल यूपीएससी और पूछती है, एक पर्सनालिटी से संबंधित सवाल पूछती है विशेषकर आधुनिक भारत में, तो इसलिए थोड़ा सा हम पर्सनालिटी को भी देखेंगे। महादेव अभी मैंने देख लिया, दयानंद सरस्वती देख लिया, इसके बाद हमने दयानंद सरस्वती से पहले राजा राम मोहन राय देखा। अब महादेव गोविंद रानाडे को अगर देखें तो इनका जन्म 1864 में होगा। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी। 1891 में विंडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना भी महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी। ये पर्सनालिटी जुड़े सवाल भी आते हैं, इसलिए इनके बारे में थोड़ा सा हमें देखना है। इसके बाद प्रोफेसर डी के कर्व अगर देखें तो 1899 में प्रोफेसर डी के कर्व द्वारा विडो होम, ये विधवा विधायक बहुत जो विधवा है उनके उत्थान के लिए इन्होंने काम किया, और इन्होंने 1906 में बम्बई में इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की। पंडित रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना पंडित रमाबाई ने की, जो आर्य समाज की एक हिस्सा थी। इसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी भी हमको बताया, ये तो बाहरी लोग आए थे भारत में, कुछ जैसे उनके द्वारा भारत में समाज सुधारक के लिए काम किया, जिसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी एक है जिसकी स्थापना लंदन में हुई थी, लेकिन बाद में भारत आ गई, बाद में उसकी एक ब्रांच भारत में आ गई, और इसकी स्थापना में मैडम S.V. ब्लावेट्स्की जो एक रशियन महिलाएँ थीं, और अमेरिका का एक कर्नल था M.S. अलकाट, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय जनवरी 1879 में भारत आ गया, और इन्होंने 1882 में मद्रास में अडियार मुख्यालय खोला अपना, यही इनका इंटरनेशनल ऑफिस बना। इनका उद्देश्य था कि हिंदू धर्म के लोगों को आत्मविश्वास जगाना, और ये आत्मविश्वास जगाना कि आपका जो धर्म है बहुत पहले विकसित था, बहुत ही अच्छा था, उसके विचारों बहुत महत्वपूर्ण थे, है ना, बहुत ही प्रगतिशील विचार थे, और साथ ही धर्म को समाज के साथ जोड़ना कि हर धर्म का उद्देश्य और समाज सेवा है, और किसी प्रकार का भेदभाव उसमें समाप्त किया गया था। इनका सिद्धांत ये था कि ये धर्म, दर्शन और विद्या का मिश्रण रूप मानते थे, और मुख्य रूप से ये हिंदू और बौद्ध दर्शन के बहुत ज़्यादा वो थे। विचारधारा देव विज्ञान के माध्यम से, यानी कि ये चीज़ों को लॉजिकली उनको समझाते थे। इनकी शिक्षा के 4 बिंदु थे: ईश्वर की एकता पर बल देना, वैश्व बंधुता पर बल देना, और परमेश्वर की विविध रूप और दिव्य आत्माओं प्राणियों पर बल देते थे। इसके बाद इनका प्रयास है वो ये बाल विवाह, जाति प्रथा को रोकना, विधवा विवाह का दशा सुधारना, नव युवकों में अच्छी आधुनिक शिक्षा देना, प्रजाति, नस्ल, लिंग, जाति के आधार पर जो भेदभाव है जो ब्रिटिश शासन के द्वारा किए जा रहे थे उनको समाप्त करना, और हिंदू धर्म की प्राचीन विरासत है, उनकी पहचान है, उनको पुनर्बताना कि ऐसा समाज था, विकसित था, प्रगतिशील था, उसके बारे में। एनी बेसेंट के बारे में थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं। एनी बेसेंट 1893 में भारत में आई, और 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी उन्होंने, और इसी को बाद में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू कॉलेज बनाया, BHU जो आज भी है, और 1907 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा भी चुनी गई थी। तो अर्थात एनी बेसेंट का संबंध थियोसॉफिकल सोसाइटी से रहा है। तो इतना ही करते हैं, और आगे फिर हम आगे भी और चीज़ें इसमें बहुत है वो इम्पोर्टेंट है, और उसको बाद में हम देखेंगे। महादेव गोविंद रानाडे की एक चीज़ शायद मैंने गलत बोली थी, 1864 बोल दिया था इसको, 1884 में इन्होंने दक्कन में एजुकेशनल सोसाइटी उसकी स्थापना की थी। अब आगे हम देखेंगे और भी आपके, अभी तो आपको पता है मुस्लिम धर्म में सुधार के आंदोलन आएंगे, किसान आंदोलन आएंगे, जनजाति आंदोलन आएंगे, और फिर इसके साथ ही ब्रिटेन काल में उनकी सिविल सेवा में सुधार, न्यायिक व्यवस्था में सुधार, फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आएगा, गांधी जाएगा। तो अभी इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन हम जल्दी उसकी कोशिश करेंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।